नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी विद राशि पारिक पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर और बुक का नाम है हमारा और एनवायरनमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। Just wait. Yeah, let's start. और अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि जो अपनी अर्थ है वो एक बहुत बड़ी ब्लैंकेट के साथ में सराउंडेड है। मतलब अर्थ के बाहर, जैसे ये अर्थ है तो इसके बाहर एक बहुत बड़ी ब्लैंकेट टाइप है। किसकी ब्लैंकेट है? एयर की ब्लैंकेट है, जिसे और इस ब्लैंकेट को अपने फिर क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर कहते हैं। ओके दोस्तों, all living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival। कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ के ऊपर वो सारे किस पर डिपेंड करते हैं? एटमॉस्फेयर पे। किस लिए? ताकि वो सरवाइव कर सके। अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए वो इस अर्थ की एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द सन रेज। कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करती है? हमें प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करती है? एयर प्रोवाइड करती है। किस लिए? ताकि अपने क्या कर सकें? ब्रेथ कर सकें, अपने सांस ले सकें। उसके लिए जो एटमॉस्फेयर है वो हमें एयर प्रोवाइड करती है, एयर देती है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। सन की कुछ रेज होती है, जैसे होती हैं यूवी रेज। यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, ये बहुत हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो और भी कई एनिमल्स होते हैं जिनके लिए हार्मफुल होती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक लेयर है। क्या नाम है उस लेयर का? ओजोन लेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर है ओजोन लेयर, और वो लेयर क्या करती है? अपनों को प्रोटेक्ट करती है इन सनरेज की हार्मफुल इफेक्ट्स से। ओके, without this blanket of protection we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night। कि अगर ये हमारे पास में ब्लैंकेट नहीं होती प्रोटेक्शन वाली, ये कौन सी ब्लैंकेट की बात चल रही है? एटमॉस्फेयर की बात चल रही है। कि अगर अपने पास में ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर हम क्या हो सकते थे कि दिन में जो सूरज की गर्मी है उसकी वजह से अपने जल सकते थे, और रात को ठंडी हवाओं के कारण अपने क्या हो सकते थे? जम सकते थे। सो इट is this mass of air that has made the temperature on the earth livable। तो ये एयर का जो मास है, मतलब ये जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर है, इसी ने क्या किया है? अपनी अर्थ का टेम्परेचर ऐसा बनाया है। अपनी अर्थ का टेम्परेचर ऐसा बनाया है। कैसा? लिवेबल यानी कि जिसके ऊपर हम रह सके, जिस पर अपने जी सके। तो ये अपनों को इसके अभी मेन बात क्या आई है कि ये अपनों को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज एंड प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रेथ। एंड ये बताइए कि विदाउट इट प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव इन द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। एंड दिस मास ऑफ एयर हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं किसके लिए? एटमॉस्फेयर के लिए। तो इन्हें याद करना ज़रूरी है। अब है डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। कि एक CO2 गैस होती है, जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है ना, तो वो क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट करती है वो? कि जो हीट अर्थ से रेडिएट होती है, कि अर्थ के ऊपर कितनी हीट है, ऐसे जब वो रेडिएट होती है ना, तो ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर
जो CO2 गैस है वो उसको अर्थ के अंदर ही रख देती है, वो बाहर नहीं जाने देती है। तो उस कारण क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। It is therefore called a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in। कि इसलिए ये जो CO2 है इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, वो अपने अर्थ को क्या करती है, हार्म करती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो जितनी अपनों को हीट रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हीट अर्थ के अंदर रह जाएगी और ज़्यादा गर्मी रहने लगेगी, जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और अगर ये कम हो गई तो क्या होगा, अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी रहने लग जाएगी, अपने नहीं रह पाएंगे इसके अंदर। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth। ये देख लो, ये मेरी बात आ चुकी है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, किन कारण से बढ़ जाता है, जब फैक्ट्री के द्वारा जो स्मोक है और जो कार के द्वारा फ्यूम्स, मतलब फैक्ट्री और कार इनके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है, इनके द्वारा जो फ्यूम्स और स्मोक बनता है, धुआं बनता है, अगर अपने नॉर्मल भाषा में बात करें तो वो क्या करती है, इस CO2 की मात्रा को बढ़ा देती है। और जो CO2 की मात्रा बढ़ती है तो CO2 क्या करता है, हीट को ज़्यादा अपनी अर्थ के अंदर प्रिजर्व करके रखता है, रोक के रखता है, ताकि कि वो अर्थ से बाहर ना जाए। तो क्या होता है, अपनी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की मेन गैस कौन सी होती है, ग्लोबल वार्मिंग की मेन गैस है CO2। मोस्टली यही होती है, और भी कई गैसेज हैं जैसे CCl4 यानी कि क्लोरोफॉर्म, सॉरी ये मैंने आपको गलत बताती है, CHCl3 ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी एक काम करता है किसका, ग्लोबल वार्मिंग गैस का, या फिर अपने कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। और कौन काम करता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो आगे चलते हैं। The rise in temperature causes the snow in coldest parts of the earth to melt। कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि जो अर्थ के ठंडे इलाके हैं, जो वर्ल्ड के ठंडी जगह हैं, जैसे कि आर्कटिक, अंटार्कटिक, कौन कौन सी जगह होगी, आर्कटिक, अंटार्कटिक, इन जगहों पर क्या होने लग जाती है, जो बर्फ़ है वो पिघलने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेस कॉजिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज। तो इस जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ पिघल के तो पानी बनेगी ना, और पानी कहाँ जाएगा, सी में। तो उससे क्या होगा, सी का लेवल राइज हो जाएगा, यानी कि सी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। और फिर जब वो पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो कोस्टल एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के तट के ऊपर जो एरियाज हैं, तो वहाँ पर वो क्या कर देता है, फ्लड ले आता है। There may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in long run। कि there may be a drastic change in the climate of a place leading to extinction of some plants and animal in long run। कि अगर एक्सटिंक्शन यानी कि समाप्ति, कि अगर कुछ प्लांट्स या फिर कई प्लांट्स हो गए, कई एनिमल्स हो गए जो अब तक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब तक पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, अभी वो उनमें से कुछ भी नहीं बचा है। जैसे कि मैमल्स हो गए, यानी कि वो बाल वाले हाथी, अभी उनके खाली रिमेनिंग्स मिल रहे हैं, वो नहीं दिखते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो इसी तरीके से और भी कई प्लांट्स और कई एनिमल्स अगर लंबे टाइम तक क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना वो, अगर तो लंबे टाइम तक क्या रहेंगे, बहुत चेंजेस हो जाएंगे अपने क्लाइमेट के अंदर। किन कारण से, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, आई थिंक यू ऑल गेट कंफ्यूज, लेट मी रिपीट। कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस क्या कर रहे हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन लॉन्ग रन। और ये चेंजेस क्या कर रहे हैं कि कुछ
प्लांट्स और कई प्लांट्स और कई एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? अगर ग्लोबल वार्मिंग क्या टेम्परेचर राइज, कई ऐसे प्लांट्स होंगे, कई ऐसे एनिमल्स होंगे जो गर्मी में नहीं रह सकते, ठंड में रह सकते हैं, तो वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। अब अपने पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? कि आपको पता है कि जो एयर अपने लेते हैं, कब कब लेते हैं अपने एयर, जब अपने ब्रेथिंग करते हैं, जब अपने सांस अंदर लेते हैं, तो जो एयर होती है ना, वो क्या होती है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होता है। कई जब छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि जो अपने सांस लेते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होता है। ऐसा नहीं होता, वो क्या होता है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसेस हैं जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर का कैरी करते हैं। मतलब कि लगभग 78% की जो एयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या है, 78%। लेट मी रिपीट, वेट, दैट 78%, वेट 78% ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कंट्रीब्यूट करता है? नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करता है। और ऑलमोस्ट 21% कंट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन। तो अब देख सकते हो सारा पार्ट तो इन लोगों ने ले लिया। अब बचा कितना? 1%। 1% में बाकी सारी गैसेस आ गई, मतलब अदर गैसेस। अब अदर गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आ रही है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, है ना, और भी कई गैसेस होती हैं, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा। तो देखो, आप देख सकते हो कि जो 78% है वो ले लिया है नाइट्रोजन ने, 21% ले लिया है ऑक्सीजन ने, और जो रिमेनिंग 1% है वो ले रहा है बाकी सभी गैसेस, जिनमें काफ़ी सारी गैसेज आ जाती है। अभी मेन तौर पे आपको एग्जांपल के लिए मैंने ऑक्सीजन, आर्गन बताए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। कि देखो, मैंने आपको कहा था ना कि 1% कैरी करते हैं, तो 1% वाली ये गैसेज हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हीलियम He, ओजोन O3, आर्गन Ar, हाइड्रोजन H। मतलब ये जितनी सारी गैसेज हैं, और भी कई गैसेज हैं, ये सारी मिलकर क्या करती है, 1% क्वांटिटी को एटमॉस्फेयर के अंदर 1% कंट्रीब्यूट करती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज, टाइनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। कि वो जो 1% मैंने बोला था ना, उन 1% के अंदर ये गैसेज भी आ रही हैं, और कुछ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, छोटे छोटे कण भी आ रहे हैं मिट्टी के। तो मतलब जो 1% रिमेनिंग है वो कम्प्लीटली गैस नहीं है, उसके अंदर और क्या है, टाइनी डस्ट पार्टिकल है। और इस लाइन का मतलब है कि इन गैसेस के अलावा कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं। पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। कि जो पाई चार्ट है, अभी ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, पाई चार्ट दिया। मैंने आपको बताया था कि 78% कौन कंटेन कर रहा है, ये यहाँ देखो। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि 78% कंटेन कर रहा है कौन? नाइट्रोजन। 21% कंटेन कर रहा है ऑक्सीजन। आर्गन कर रहा है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है 0.03%। और 0.04% बाकी सारी जितने भी चीज़ें, मतलब और भी गैसेस होगी, हीलियम, हाइड्रोजन और कुछ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वो सभी कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर? 0.04%। जो मैंने आपको कहा था ना 1% बचता है, उस 1% का भी लगभग जैसे कि 0.93 कौन कंटेन कर रहा है? आर्गन कंटेन कर रहा है। 0.03 कौन कंटेन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और 0.04 कौन कंटेन कर रहा है? ऑल अदर्स। ओके, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। कि मतलब नाइट्रोजन क्या है? मोस्ट प्लेंटीफुल है, मतलब अपने एयर के अंदर सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्लेंटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा
अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और उसके बाद में कौन सी पाई जाती है? फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन आर्गन। फिर बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की और उसके बाद में अदर्स। व्हेन वी इनहेल we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it। कि जब हम इनहेल करते हैं यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या करते हैं, अपनी काफ़ी सारी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होती है उसको भी अंदर अपने लंग्स के अंदर ले लेते हैं, लेकिन अपने क्या कर देते हैं, बाद में उसको एक्सेल कर देते हैं, उसको अपने बाद में निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट्स को, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होती है किसके लिए? उनके सर्वाइवल के लिए। यानी कि अगर उन्हें इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करना है तो उन्हें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। जैसे ह्यूमंस को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वैसे प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो नाइट्रोजन को एयर से डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या करेंगे? अगर वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं तो वो कैसे लेंगे? Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it। कि जो बैक्टीरिया होते हैं, साइंस में आप लोग पढ़ रहे होंगे बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, और कई प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स ऑब्वियसली मोस्टली प्लांट्स की अंदर ही होती है, लेकिन जैसे बैनियन ट्री होगा उसकी रूट्स अर्थ के बाहर भी होती है ना। तो चलो नॉर्मल बात चल रही है यहाँ पे कि जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वो या फिर जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं एयर से और उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं, ताकि जो प्लांट्स हैं वो उस नाइट्रोजन की जो चेंज्ड फॉर्म है उसको यूज कर सके। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। कि जो ऑक्सीजन है वो सबसे मतलब सेकंड मोस्ट है। फर्स्ट मोस्ट प्लेंटीफुल कौन सी है? नाइट्रोजन है। वेट, लेट मी राइट क्लियरली कि जो नाइट्रोजन है वो फर्स्ट है और सेकंड कौन है? ऑक्सीजन। थर्ड कौन है? आर्गन। फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन फिफ्थ वन आर अदर्स। कि जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है एयर्स के अंदर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। कि जो ह्यूमंस है और एनिमल्स है वो क्या करते हैं? एयर से कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, अंदर खींचते हैं इनहेल के दौरान। यानी कि जब वो ब्रेथ करते हैं उस टाइम क्या करते हैं? जो प्लांट्स और जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका शायद 6th में आया होगा, नहीं तो 7th में आ जाएगा आपके। कि जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अपने सांस लेके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बना के यानी ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी कह सकते हैं कि प्लांट सांस लेने के बाद में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। और इस तरीके से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की अमाउंट है एयर के अंदर वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, समान रहती है मोस्टली। इफ यू कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। अगर हम प्लांट्स को, ट्रीज को काटेंगे तो क्या होगा? तो जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ऑक्सीजन बना रहे हैं वो नहीं बन पाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है वो भी नहीं ले पाएगी। तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि प्लांट्स को मत काटो ताकि ये बैलेंस रहे। क्योंकि अगर काटा, ट्रीज को, प्लांट्स को काटा, तो ये जो बैलेंस है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये पूरे अपने इकोसिस्टम का वो सब क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन अदर इम्पोर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड
अलग इम्पोर्टेंट गैस है, डिफरेंट है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अभी अभी आपको बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और क्या करते हैं, जैसे अपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस लेने के बाद में, वैसे ही खाना बना ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। देखो मेरी बताई हुई एक एक बात आ रही है। The amount of carbon dioxide released by humans or animals seem to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance। कि जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस, कि ह्यूमंस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स, वो किसके इक्वल देखी पाई जाती है, किसके इक्वल देखी जाती है, कि वो किसके इक्वल आ रही है, वो इक्वल आती है किनके, उस अमाउंट के इक्वल जो प्लांट्स यूज करते हैं, और जो उस कार्बन डाइऑक्साइड की उस अमाउंट की इक्वल आती है जो प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। और इस तरीके से क्या रहता है, बैलेंस रहता है अपने इकोसिस्टम के अंदर। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil। कि जो अब ये बैलेंस है, ये क्या हो रहा है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि अपने फ्यूल यूज कर रहे हैं। फ्यूल अपने को कहाँ से मिल रहा है, इन प्लांट से तो मिल रहा है। अपने जब प्लांट के वुड को ही तो एज अ फ्यूल यूज करते हैं, है ना। तो और एनिमल्स का भी जैसे ऑयल होता है, प्लांट्स का ऑयल होता है, और कोल भी तो जैसे फॉसिल से बनते हैं। तो इन सब चीज़ों के यूज के कारण जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। दे एट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। ये जो फ्यूल का यूज है, कोल का यूज है, ऑयल का यूज है, ये सब क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर के अंदर की मात्रा बढ़ा देते हैं। एक की भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी, ज़्यादा ही खराब करेगा। संस्कृत में एक लाइन होती है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो यही बात है, दोनों में से कुछ भी ज़्यादा हो वो हार्मफुल ही होगा। लेकिन ये जो फ्यूल्स होते हैं, कोल और ऑयल होते हैं, ये सब क्या इंक्रीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस ऊपर से छोड़ रहे हैं अपने बॉडी से ही, और फिर ऊपर से ये फ्यूल्स, कोल, ऑयल, ये सब भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो रही है, और प्लांट्स काटे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले भी कम हो रहे हैं। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate। और ये अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, और ये जब बढ़ गई है तो ये क्या कर रही है, अर्थ का जो वेदर है, अर्थ का क्लाइमेट है, उसको क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। कैसे अफेक्ट कर रही है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऊपर पहले आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाके उसका ये काम होता है कि जो हीट अर्थ से निकल रही है वो अर्थ के अंदर ही रखती है। अगर जितनी नीडेड अमाउंट है उतना ही होएगा, तो जितनी अपनों को हीट चाहिए उतनी अर्थ में रहेगी। अब ज़्यादा हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हीट अपनों को उतनी चाहिए ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हीट अब क्या हो रही है, अर्थ के अंदर इकट्ठी हो रही है, और उस कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब एक और डू यू नो आ गया। When air is heated, it expands, become lighter and goes up। कि जब हवा गर्म होती है या गर्म की जाती है तो वो क्या होती है, वो एक्सपेंड हो जाती है, वो फैल जाती है और हल्की हो जाती है, और हल्की होने के कारण क्या होती है, वो ऊपर जाती है। जैसे जो गुब्बारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊपर की ओर जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप पानी उबालते हो तो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। यही बात है कि जैसे ही हवा गर्म होती है ना, वो फैल जाती है, फैलने के कारण क्या होता है, वो हल्की हो जाती है। जैसे मानो कि पहले इतनी सी हवा, ये हवा थी यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे हवा थी, इसको गर्म किया ना तो ये हवा ऐसे हो गई। तो अब देखो, अब ये जो इतना एरिया था, ये इतना एरिया जब यहाँ आएगा तो ये तो हल्का ही होएगा ना। तो इस कारण से जब अपने हीट करेंगे तो उस कारण क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब एक्सपेंड हो जाएगा, ये फैल जाएगा, तो उस कारण से क्या हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, और हल्की चीज़ जल्दी ऊपर जाती है तो फिर ये ऊपर चली जाएगी। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी। कि जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, डेंसर होती है और हैवी होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मानो ये कोल्ड एयर है तो ये डेंसर होती है और
भारी भी होती है। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, और इस कारण से क्या होती है, ठंडी हवा नीचे हो जाती है। When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill the gap. That is how air circulation takes place. कि मानो ये एक जगह है, ये मानो ये पहले प्लेन था, यहाँ पे हॉट कोल्ड कुछ भी नहीं है, ये सारी इक्वल मतलब सेम है हीट, ना तो कहीं से ठंडी है ना कहीं से गर्म है। मानो अपनों ने यहाँ से और यहाँ से गर्म कर दी, या फिर मान लो कि इतनी जगह से हमने क्या कर दी, जो एयर है उसको गर्म कर दी, तो गर्म होने के कारण क्या होगा, ये एयर ऊपर जाएगी, और जब ये ऊपर चली जाएगी तो जो इधर वाली कोल्ड एयर थी, ये इसका लेवल फिर ऊपर हो जाएगा ना। देखो कोल्ड एयर यहाँ है, हो अब यहाँ पे जो एयर थी वो तो ऊपर चलेगी, तो इसको इक्वल करने के लिए जो इतनी एयर है ना, इतनी, ये क्या करेगी, ये यहाँ पर आ जाएगी और वापस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सब कुछ। देखो ग्लोबल वार्मिंग, CO2 लेवल बढ़ गया। इस बार ये दिखा हुआ विंटर वॉज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड, की सर्दियां हैं फिर भी गर्मी थी। ये देखो विंटर वॉज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरा। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ठीक है, जैसे ये ट्रोपोस्फियर की डेफिनेशन आ गई, वैसे ही फिर देखो ट्रोपोस्फियर है ये ट्रोपोस्पोज, मतलब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच वाला। ट्रोपोस्फियर से ऊपर क्या आती है, ओजोन लेयर। इस तरीके से ये मैं आपको कल पूरा पढ़ाऊंगी, ये आपको पूरी हाइट बताऊंगी कि कितनी हाइट तक कौन सा स्फीयर पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप उससे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका पक्का से उस सवाल का जवाब दूंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।